हेलो डियर स्टूडेंट्स, कॉलेज शिक्षा निदेशालय राजस्थान एवं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि विगत की क्लासेस में आपको जानकारी है कि ये विश्व का प्रादेशिक भूगोल पर ये सीरीज संचालित हो रही है और आज की क्लास में मैं आपसे यूरोप के अपवाह तंत्र पर बातचीत करूंगा। यूरोप के अपवाह तंत्र को आपको समझाने का प्रयास करूंगा अध्ययन की दृष्टि से। देखिए, अपवाह तंत्र से तात्पर्य होता है कि किसी विशाल या लघु भौगोलिक क्षेत्र में जो वहाँ की भौगोलिक संरचना से तादात्म्य स्थापित करते हुए जो अपवाह तंत्र का या जल के प्रवाह राशियों का, जल के चैनल्स का जो डिज़ाइन डेवलप होता है उसे हम अपवाह तंत्र कहते हैं। तो ये सामान्य समझाने की दृष्टि में कि जिस भी किसी भौगोलिक संरचना से तादात्म्य स्थापित करते हुए लंबे समय में एक जो जल राशियों का प्रवाह तंत्र विकसित होता है उसे हम अपवाह तंत्र कहते हैं। परीक्षा की दृष्टि से हम बात करें तो हमारे जो प्रश्न आएंगे वो इस तरह से आ सकते हैं कि यूरोप के अपवाह तंत्र की व्याख्या कीजिए, यूरोप के अपवाह तंत्र की सचित्र व्याख्या कीजिए, या फिर इसको यूरोप को आप इसको उत्तरी अमेरिका पर, एशिया पर, दक्षिणी अमेरिका पर, आदि महाद्वीपों पर इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यूरोप के अपवाह तंत्र की बात करें तो देखिए, मैंने जो परिभाषा समझाने के दौरान आपको बताया कि एक तो वहाँ की भौगोलिक संरचना से तादात्म्य स्थापित होना चाहिए। अब भौगोलिक संरचना से तादात्म्य की हम बात करें तो जैसे कि यूरोप के भौतिक विभाजन या यूरोपियन उच्चावचों के डिस्कशन के दौरान हमने बताया था आपको कि यूरोप को हमने लगभग 5 भागों में बांटा था और वो 5 भाग अपने आप में कुछ पहाड़ी, कुछ पठारी, कुछ मैदानी, तटीय क्षेत्र आदि में विभाजित थे। तो इस तरह से यूरोप का अपवाह तंत्र भी इन भौगोलिक संरचनाओं से निर्धारित होता है। अपवाह तंत्र के निर्धारण में या विकास में जल विभाजक, वाटरशेड, ये एक भौगोलिक संरचनाओं को, विशाल भौगोलिक संरचनाओं को जो कि किसी क्षेत्र की जल राशियों को दिशा प्रदान करती है को जल विभाजक या वाटरशेड कहा जाता है। भारत के संदर्भ में आप देखते हैं कि ऊपर हिमालय से लेकर बीच में अरावली श्रृंखला, नीचे पश्चिमी घाट या मध्य भारत की विंध्यन, अजंता आदि की पहाड़ियाँ, श्रृंखलाएँ इस जल विभाजक का निर्धारण करती हैं। राजस्थान के संदर्भ में हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला जल विभाजक का कार्य करती है। इसी तरह यूरोप की हम बात करें तो यूरोप में जो दक्षिणी क्षेत्र की पहाड़ियाँ हैं, अल्पाइन पर्वत श्रेणियाँ या अन्य पर्वत श्रेणियाँ, ये एक प्रमुख जल विभाजक का कार्य करती हैं और इनकी वजह से जो यूरोप का अपवाह तंत्र है उसका कुछ, उसकी जल राशियों का, उसके चैनल्स का, वाटर चैनल्स का कुछ भाग आपके अटलांटिक महासागर की ओर प्रवाहित होता है, कुछ भाग आपका उत्तरी सागर की ओर प्रवाहित होता है, कुछ भाग आपका बाल्टिक सी जो कि उत्तर दिशा में है यूरोप के, और शेष भाग आपके आर्कटिक सी की ओर जाता है। अगर हम यूरोप के दक्षिणी भागों की जलराशियों की बात करें तो इन जलराशियों का प्रभाव आपके भूमध्य सागर की ओर, आपका एड्रियाटिक सी की ओर। पूर्वी भागों की बात करें तो विभिन्न जो वाटर चैनल्स हैं, जो नदियां हैं, मुख्यतः ये नदियां आपको ब्लैक सी के कुछ भाग, ब्लैक सी के ही एक छोटे भाग अजोब सी में, और एक्सटेंडेड पूरब की बात करें तो हम कि कुछ जलराशियां, कुछ प्रवाह तंत्र आपके कैस्पियन सी में प्रवाहित होते हैं। इस तरह ये यूरोप का मैंने आपको बताया कि जलराशियां कहाँ पर आपके प्रवाहित होकर अपना गंतव्य पा रही हैं। अब देखिए, अपवाह तंत्र की जब हम परीक्षा की दृष्टि से अपवाह तंत्र के पर हम उत्तर लिखेंगे तो उस दौरान हमें ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम हम यूरोप के अपवाह तंत्र का संक्षिप्त परिचय देंगे। तत्पश्चात हम एक मानचित्र के द्वारा लगभग प्रमुख नदियों को की सचित्र स्थिति बताते हुए उनको नामांकन करेंगे। तत्पश्चात हम एक एक नदी को लेते हुए उसकी 2-2, 3-3 लाइनों में व्याख्या करेंगे, जिसमें इस व्याख्या में हमको क्या बताना है कि नदी कौन सी है, नदी का उद्गम कहाँ से है, यानी निकल कहाँ से रही है, नदी किन क्षेत्रों से प्रवाहित हो रही है, किस दिशा में प्रवाहित हो रही है, और अंत में कहाँ जाकर अपना जल प्रवाहित करती है या अपने गंतव्य को प्राप्त करती है। उस नदी की लंबाई और उसका अगर कोई महत्व है
कुछ विशेष महत्वपूर्ण महत्व है तो उसके बारे में भी हम उल्लेख करेंगे। इस तरह हम यूरोप के अपोहा तंत्र में इन नदियों की व्याख्या समझाते जाएंगे। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो अपोहा तंत्र की व्याख्या में कुछ जो विशेष प्रमुख झीलें हैं या आंतरिक अपोहा तंत्र है, जैसे कि राजस्थान में अपोहा तंत्र की व्याख्या के दौरान हमें आंतरिक अपोहा तंत्र आप मतलब समझ रहे होंगे कि जो नदियाँ मुख्य भूभाग से ही अपना स्रोत प्राप्त करके मुख्य भूमि में ही अपने गंतव्य को प्राप्त कर लेती हैं, ये आंतरिक अपोहा तंत्र के अंदर सम्मिलित होती हैं। परंतु यूरोप में ऐसी कोई प्रमुख नदी उल्लेखनीय नहीं है, सारी नदियाँ विशाल जलराशियों पर अपना गंतव्य प्राप्त करती हैं। तो अब हम मुख्य बिंदु पे आए तो देखिए, यूरोप का अपोहा तंत्र एक बहुत रिच अपोहा तंत्र है, यानी जलाधिक्य से युक्त अपोहा तंत्र है। यहाँ की जलराशियों में, यहाँ की नदियों में, जिन पे कि हमारा मुख्य फोकस है, सरप्लस मात्रा में जल रहता है, क्योंकि आपने यूरोप के जलवायु के दौरान आपने इस बात का अध्ययन प्राप्त किया होगा, इस बात का ज्ञान प्राप्त किया होगा कि यूरोप वर्षा की दृष्टि से एक समृद्ध क्षेत्र है और जलवायु का जो एक फेवरेबल अपेक्षित जलवायु होती है वो सारी दशाएं यहाँ विद्यमान हैं। तो इस वजह से यूरोप की नदियों में जल का आधिक्य रहता है और अपोहा तंत्र समृद्ध अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि पछुआ पवनों से अच्छी खासी तादाद में आपको वर्षा का जल प्राप्त होता रहता है। इसके अतिरिक्त जो ग्लेशियर्स होते हैं उनका भी जल पिघलकर इन वाटर चैनल्स में अपने जल की आपूर्ति निरंतर बनाए रखता है। तो ये यूरोप के अपोहा तंत्र का एक प्रारंभिक परिचय हुआ। इसके अतिरिक्त आप थोड़ी सी मेहनत आप ये कीजिएगा कि मानचित्रों के द्वारा आप यूरोप की नदियों की अवस्थितियों को, दिशाओं को, प्रवाहों का जो मार्ग है उसको आप पढ़िएगा ताकि आपको मानचित्र बनाने में आसानी रहे। अब हम नदियों की बात करें, इससे पहले मैंने आपको जिक्र किया था कि यूरोप की जो अधिकांश नदियां हैं, ऑलमोस्ट नदियां हैं, वो किन किन जल राशियों में जाकर अपना जल प्रवाहित कर रही हैं। अटलांटिक महासागर, उत्तरी सागर, बाल्टिक सी, आर्कटिक सी, दक्षिण की ओर आए तो भूमध्य सागर, एड्रियाटिक सी, ब्लैक सी, अजोव सी, कैस्पियन सागर, ये प्रमुख जल राशियां हैं जिनमें यूरोप की अधिकांश वाटर चैनल्स या अपोहा तंत्र अपना जल प्रवाहित करता है। देखिए, नदियों की अगर हम बात करें तो अगर हम दिशा के अनुसार चलें तो स्पेन की तरफ से आप शुरू करेंगे तो स्पेन में टैगस नाम की नदी प्रवाहित होती है। टैगस, ये टैगस नदी जो सेंट्रल मैसिफ नाम का चट्टानी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, यहाँ से उद्गमित होती है और फिर अपने जलराशि को अटलांटिक महासागर की ओर प्रवाहित करती है। इससे ऊपर जब हम जाएं तो फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की प्रमुख नदी है सीन नदी। सीन नदी भी फ्रांस की एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है जो कि अपनी जलराशि को अटलांटिक महासागर की ओर प्रवाहित करती है। इसके अतिरिक्त फ्रांस में रोन नाम की नदी भी प्रवाहित होती है। ब्रिटेन की हम बात करें तो ब्रिटेन में थेम्स नदी एक प्रमुख नदी है जो कि उत्तरी सागर की ओर यानी यूरोप ब्रिटेन के पूर्वी भाग की ओर अपना जल प्रवाहित करती है। लंदन जो कि ब्रिटेन की राजधानी है से ये नदी प्रवाहित होती है। इसके अतिरिक्त यूरोप की एक प्रमुख नदी है राइन रिवर। राइन रिवर के बारे में आप सभी परिचित होंगे। राइन रिवर एक विख्यात नदी है और यूरोप की अर्थव्यवस्था की, यूरोप की प्रकृति की, यूरोप के जनजीवन की ये रीढ़ की हड्डी कही जाती है। इट इज़ बैकबोन ऑफ द यूरोप बिकॉज इसका जो इकोनॉमिक रिलेवेंस है या इकोनॉमिक आर्थिक उपयोगिता है, प्राकृतिक उपयोगिता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस नदी विश्व के सबसे व्यस्तम आंतरिक जल मार्गों में आती है राइन नदी, जो कि एक भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है और ये आपके जो जर्मनी के दक्षिणी भागों में जो पर्वतीय क्षेत्र हैं यहाँ से उद्गमित होकर और लगभग उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अपना जल प्रवाहित करते हुए उत्तरी सागर की ओर अपना उद्गम या गंतव्य प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो यूरोप के उत्तरी भागों में एल्ब रिवर, ऑडर आदि प्रमुख नदियां हैं। इसके अतिरिक्त अब यूरोप के मध्य भाग से पूर्वी भाग की ओर प्रवाहित होने वाली हम नदियों की बात करें तो डैन्यूब रिवर जो कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप और इसकी लंबाई लगभग आपको 2850 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई है। इस तरह ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे व्यस्तम और सबसे महत्वपूर्ण उपयोगी नदी है राइन रिवर। यूरोप की सबसे लंबी नदी है आपकी
डैन्यूब रिवर, जिसकी लंबाई मैंने आपको बताई 2850 किलोमीटर। इस तरह ये डैन्यूब रिवर आपके ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत के पूर्वी भागों से निकलकर और अपना जल ब्लैक सी में प्रवाहित करती है। इसी तरह इसी दिशा के समानांतर आपके नीपर, नीस्टर आदि प्रमुख नदियां हैं। ये भी यूरोप की महत्वपूर्ण नदियों में से आती हैं जो कि ब्लैक सी में अपना जल प्रवाहित करती हैं। और हम आगे बढ़ें तो जो हमारा रूस है, रशियन फेडरेशन का जो पश्चिमी भाग है और जिधर से यूरोप की मुख्य भूमि का भाग पूर्वी दिशा की ओर समापन की ओर आता है, उन्हीं क्षेत्रों से निकलती है हमारी डॉन रिवर। डॉन रिवर भी एक यूरोप की बहुत महत्वपूर्ण नदियों में आती है जो कि नीचे की ओर अजोब सी में, जो कि ब्लैक सी का ही एक अटैच छोटा भाग है, अजोब सी, इसमें अपना जल प्रवाहित करती हैं। इसके अतिरिक्त हम रूस की ओर बढ़ते हैं तो हमारी यूराल रिवर है। यूराल रिवर आपके दक्षिणी भागों की ओर प्रवाहित होकर कैस्पियन सी में, कैस्पियन सागर में अपना जल प्रवाहित करती हैं। इसके अतिरिक्त वोल्गा रिवर भी एक बहुत महत्वपूर्ण रिवर है जो भी दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए कैस्पियन सी में अपना जल प्रवाहित कर देती हैं। इस तरह मैंने आपको इन प्रमुख नदियों को समझाने की कोशिश की। मैं एक बार फिर से इन नदियों के नाम दोहरा देता हूँ। हमारी वोल्गा रिवर, यूराल रिवर, डॉन, हमारा डैन्यूब, नीपर, नीस्टर, ये इटली की बात करें तो इटली की टाइबर रिवर, पो रिवर, फ्रांस की हम बात करें तो फ्रांस की सीन रिवर, आपकी लॉयर, स्पेन में मैंने आपको बताया टैगस, ब्रिटेन में मैंने आपको बताई टेम्स रिवर, जर्मनी से प्रवाहित होकर उत्तर की ओर जाने वाली राइन रिवर, इसके अतिरिक्त ऑडर, विस्चूला, हमारे एल्ब, ये प्रमुख